हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसटी का जो 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट के अंदर। तो बहुत कम आपको यूट्यूब पर एसएसटी पेपर सेकंड की वीडियो बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो ये नोट्स हैं, इसमें चुनिंदा टॉपिक हैं, कोई बाहर का आंकड़न संगणन नहीं है इसमें। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फसल, ठीक है। तो फसल की बात करेंगे। क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं एक दो। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा फसल कहते किसे हैं, ठीक है। फसल की जो डेफिनेशन है वो ये बनती है कि जब एक ही जगह पर कई सारे क्या है पौधे उगाए जाते हैं उसे बोलते हैं फसल। बहुत से तो बोल देंगे कि खेत को फसल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे खारिफ की फसल, ठीक है। कंपटीशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछा जाता है खारिफ की फसल, रबी की फसल, ठीक है। तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खारिफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्य जून से सितंबर तक होती है, जो अभी चल रहा है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खारिफ की फसलें हैं। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में ये बहुत ही आपको देखने को मिलेगी। धान, मक्का मिल जाएगा आपको देखने को। कपास वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है। मूंगफली भी होती है। रबी की फसल की बात करते हैं जो कि गर्मियों में होती है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, सॉरी ठंड में होती है। रबी की फसल जो होती है अक्टूबर से लेकर और अपनी मार्च में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना पलटना पोला करना फसल लगवाने के लिए अत्यंत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। पहले हाथ से होती थी, बैलों से होती थी, लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है, आधुनिकरण की दुनिया है तो सब मशीनों से होने लगा है। अब बात करें बुआई की तो बहुत टाइम लगता है खेती करने में, हर किसी के बस की नहीं होता खेती करना। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। हरित क्रांति आपको याद हो जिसमें उर्वरक किस्म के बीजों को के ऊपर जो क्रांति थी 1967, स्वामीनाथन और के.एम. मुंशी को इसका श्रेय जाता है। अब है उर्वरक एवं खाद, वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद बोलते हैं। यूरिया बोलते हैं ज़्यादातर गाँव में, और उर्वरक उन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट पदार्थ होती है। फेसबुक का नोटिफिकेशन पहले आ जाओ तुम, ठीक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्धि होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है केमिकल। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फर, सुपर फास्फेट, पोटास, गंधक पोटास। इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्की जैसी फसलों का अच्छी उपज प्राप्त होती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, बिल्कुल सही बात है, मानव नहीं बनाया है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है। इसके बाद है खरपतवार, पता होगा लेकिन ये खरपतवार, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसकी एक अलग भाषा में इसे खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या होती है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप में फसल के साथ उगाते हैं। झाड़ उगड़ आती है, जो मैड़ होती है आसपास में, तो उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य पशुओं के लिए विषैले हो जाते हैं। इसके बाद रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, ठीक है। अब सोच मुझे पता ही होगा वैसे। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारों में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है।
पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। वनोन्मूलन एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्य में उपयोग करना। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम या छोड़ते हैं, कमेंट करके बताइएगा कुछ अभ्यर्थी। वैसे जिन्हें ज्ञात हो बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भूमि जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र को संतुलन बिगाड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। अम्ल वर्षा क्या होती है, इसका भी आंसर दिएगा, कौन सा वो होता है उसमें। इसके बाद है वन एवं प्राणियों की संरक्षण। जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिस पर सजीव पाए जाते हैं। सजीव यानी जिसमें क्या हो, श्वसन की प्रक्रिया हो अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। अब जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा, जो कि भारत के बिल्कुल बीच में है, भारत के नहीं, पृथ्वी के बिल्कुल बीच में, वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। भारत की बात करें तो भारत में जैव विविधता उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता कहाँ जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर हटते चलेंगे तो जैव विविधता कम देखने को मिलती चली जाएगी। वनस्पति और प्राण, तो हम विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों को प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध पर्यावरण से का संबंध है। वनस्पति जज और प्राणीजत और उनके आवासों के संरक्षण हेतु सुरक्षित एवं चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य अभयारण्य। ठीक है, इसके बाद ये इतना पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्षेत्र के वनस्पति जज एवं जीव जंतु प्राणजति कहलाते हैं। साल, सोगन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पतियां हैं तथा चिकारा, नीलगाय, बरगिंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राण जात है। विशेष क्षेत्र प्रजाति पौधे जंतुओं की वह स्पेसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहते हैं। यह किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। अब है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आरक्षित वनों की तरफ कुछ ऐसे हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं सुरक्षित, जिन्हें वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना, शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकट। सातपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सोगान इस वन में मिलती है। ठीक है, रेड डाटा बुक पुस्तक यूपीटेड में आई हुई वह पुस्तक जिसमें सभी संकटपन स्पेसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। मतलब जो संकटग्रस्त प्रजाति जो गायब होने वाली है, उनके लिए रेड डाटा बुक है। इसके बाद की बात करें भूकंप। भूकंप एक ऐसी परिघटना जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए। सही बात है, नहीं कर पाए। पृथ्वी के 3 जो होते हैं, अपना ऊपर पट्टी होती है पहली, उसके बाद होता है प्रवार बाह्य कोड और लास्ट में होता है आंतरिक कोड। पृथ्वी की भूमध्य पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है क्या? भूकंप। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर पट्टी कहते हैं। सबसे पहली वाली परत याद रखनी है। और ठीक है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप को रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। वायु तथा जल प्रदूषण क्या होता है? अब कोई कहेगा वायु को कैसे प्रदूषण पहुंचा सकते हैं? देखो आगे पढ़ो, आप लोग कैसे पहुंचाओगे। जब वायु से ऐसे अनचाहे पदार्थों का द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मान लो धुएं की फैक्ट्री लगाई हुई है आपने, और जो धुआं है वो वातावरण में फैल रहा है, गली मोहल्ले में फैल रहा है, तो निर्जीव और सजीव दोनों के लिए वो क्या है, नुकसानदायक। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। बिल्कुल होता है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। ठीक है,
सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत याद है? ये धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है। जो कि अन्य प्रकार के प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है, CFC गैस के द्वारा। इसके बाद है ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, बिल्कुल बचाती है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप पृथ्वी और ग्रह हमारा सारा हमने पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? तो इनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है? तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।